हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। ओके, तो हम लोग कर रहे थे लॉगरिथम्स चैप्टर। तो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन लेक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले 2 साल में तुमने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा रिकॉल होने वाला है।
तो इसलिए ये पूरा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन एक्चुअली स्टूडेंट को करना होता है नोट से, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा नोट्स पढ़ता है तो सिर्फ उतना ही सोचता है जितना उसको पता है या फिर जितना नोट्स में लिखा है। पर कई बार वो चीजें नहीं सोच पाता या वो चीजें नहीं लिखता है जो कभी क्लास में हुई होती है। जो 100% पॉसिबल नहीं है। 100% इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब तुम अप्रैल 2019 में कुछ पढ़े थे, अब वो उस समय क्लास में कुछ सुना था तो अभी कैसे रिकॉल करेंगे। अगस्त 2019 में कुछ पढ़ा था, दिसंबर 2019 में कुछ पढ़ा था, तो वो अभी कैसे याद आएगा। तो पूरा याद नहीं आता, तो जितना नोट्स में लिखा होता है वो पूरा रिकॉल करा देता है। तो नोट्स में देखते ही अपने को दिसंबर 2019 में जो भी पढ़ा था तो वो अपने को याद आने लगता है। लेकिन क्लास का जो भी टीचर अगर बोलता है तो वो पूरा याद आए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए रिवीजन इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो रिवीजन बहुत क्रूशियल चीज है ये मेंस एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो 2 साल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो 2 साल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब एग्जाम के पहले रहता है तो हमें रिवीजन लगता है, ताकि हम लोग जितना भी 2 साल में किया है वो सब यहाँ पे आ जाए। तो उससे क्या होगा, एक फ्लैश मेमोरी क्रिएट होती है। तो फ्लैश मेमोरी क्रिएट होती है तो उससे क्वेश्चंस के अप्रोचेस बहुत फास्ट सॉल्व हो जाते हैं, तुम्हारी अप्रोचेस भी सुधर जाती है। एंड फिर मेमोरी भी स्ट्रांग रहता है। और तो इसलिए रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई इस तरह से नहीं लेता है। तो कि पूरा चैप्टर रिवाइज कराना, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रूफ्स वगैरह, इसमें टाइम लगता है। ये बच्चों को भी करना होता है। तो मेरी तरफ से एक रिवीजन हो जाएगा, फिर बच्चों को भी खुद को भी 2 बार रिवीजन करना होता है मिनिमम। ये मैं सब एक्सीलेंस 2021 को बोल रहा हूँ। एक्सीलेंस 2021 और जो प्रोडिजी 2021 है उसको बोल रहा हूँ। एक्सीलेंस 2022 अपना पीछे का बैकलॉग कवर कर रही है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि पीछे जो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा या ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, रेगुलरिटी नहीं रखी होगी, पीछे का मिसिंग हो गया होगा, तो इसलिए तो वो ये लेक्चर अटेंड करके अपना पीछे का बैकलॉग कवर कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? ओके। तो इसलिए दिस रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इनको रेगुलरली फॉलो करो और तुम्हारा बहुत कवर हो जाएगा एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। ये जो रिवीजन लेक्चर्स है ये बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट में भी काफी फर्क आएगा। पिछले 2 साल का जो है वो भी पूरा कवर हो जाएगा तुम्हारा। एंड ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे टेस्ट में। इवन सारी चीजें मतलब जो पहले जिनको ज्यादा टाइम लग रहा था अब वो और कम टाइम में होने लगेगी। तो इसलिए दिस लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट्स, रिमार्क्स, हाइलाइट्स, अप्रोचेस, ये सब कवर हो रहा है। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर तुम्हें ये बाद में तब समझ में आएगा जब टेस्ट पेपर्स दोगे ना फुल पोर्शन। तो फुल पोर्शन टेस्ट दोगे तो तुम्हें कभी कभी दिखेगा, अरे यार ये चैप्टर तो मेरा बहुत अच्छा था, इसका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो बिकॉज ऑफ रिवीजन। तो क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे अच्छे चैप्टर होते हैं पर हमें फॉर्मूले याद नहीं आ पाते, अप्रोचेज याद नहीं आ पाती, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए रिवीजन क्या करता है, वो बहुत हेल्प करता है। अब जितनी बार रिवीजन करोगे वो और ज्यादा हेल्प करेगा। पर ऐसा भी नहीं कि रिवीजन 10 बार कर दिया, नहीं तो वो क्या होगा, रट्टा मोड में चला जाएगा। तो कम से कम दो रिवीजन तो होना चाहिए एटलीस्ट। पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए टेस्ट के पहले, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो कल हम लोगों ने लॉगरिथम्स स्टार्ट किया था। तो लॉगरिथम्स में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन वगैरह देखी, प्रॉपर्टीज देखी। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। और तुम चाहो तो तुम एक काम और कर सकते हो कि अगर जैसे तुम लाइव लेक्चर में बैठे हुए हो तो तुम साथ में या तो है ना फॉर्मूला बुक पास में रख सकते हैं अपने, फॉर्मूला बुक। तो फॉर्मूला बुक पास में रखा ना तो पूरे उसी ऑर्डर में चलेगा। तो फॉर्मूला बुक में भी है ना उसी ऑर्डर में दे रखा है जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है और जिस ऑर्डर में मैं रिवीजन लेक्चर लेने वाला हूँ।
तो फॉर्मूला बुक को भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वो फ्लो बना रहेगा और तुम्हारे दिमाग में बैठता भी जाएगा और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी। तो तुम्हें खुद को भी ध्यान रहेगा, अच्छा सर अभी नेक्स्ट ये बताने वाले हैं, सर नेक्स्ट ये बताने वाले हैं। नहीं तो नोट्स लेके बैठ सकते हो, नोट्स लेके बैठे तो बेस्ट है। नोट्स लेके बैठे तो बेस्ट कैसे है, क्योंकि अगर नोट्स लेके बैठे और मान लो तुम्हारे नोट्स में कुछ मिसिंग है तो तुम उसको लिख सकते, कंप्लीट कर सकते। मान लो रिवीजन में तुम्हें कोई नई चीज पता चली तो वो नोट्स में लिख दिया, क्योंकि नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो ये नोट्स बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि तुम जितना भी रिवीजन करोगे वो नोट्स को देख के ही करोगे। इवन टेस्ट के पहले जो क्विक रिवीजन रहता है वो भी नोट से ही रहेगा। मान लो कभी कोई क्वेश्चन अटक गया और रेफर करना है तो वो भी नोट से ही जाएगा। तो नोट्स लेके बैठो, तो अगर मान लो तुम्हें कुछ नई चीज पता चली या कुछ तुम्हारे नोट्स में कुछ गलत लिखा है तो उसको करेक्ट कर लो, कोई नई चीज पता चली तो वो लिख लो, फिर कुछ एक्स्ट्रा लगा तो वो लिख लो कि तुम्हारे नोट्स में मिसिंग है तो वो लिख। तो उससे क्या होगा, नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट है स्वराज माली, रिवीजन करना मतलब क्या क्या करना रहता है। रिवीजन करना मतलब कि वो फॉर्मूले रिकॉल करना, अच्छा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रॉड का ये इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये सारे फॉर्मूले रिकॉल करना। फिर दूसरा, फिर उसमें वो प्रूफ देखना कि कैसे निकाला ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक डीएम मास माना, फिर आर स्क्वायर लगाया, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर डीएम किया, फिर कैसे अपन ने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो ये रिवीजन अपने को लगता है। तो रिवीजन क्या करता है कि किस चीज का क्या फॉर्मूला है वो फिर से रिकॉल करना, फिर किस तरह से इसको डिराइव किया, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लिया तो अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के ये पैरामीटर एलिमिनेट करेंगे तो इससे ये रिलेशन आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो एक फ्लो बनाना, तो रिवीजन में ये रहता है ना। ये हमेशा टेस्ट के पहले लगता है तुम्हें। अब ये 12th वाले बच्चे तो अभी फुल पोर्शन देने वाले हैं तो इनको तो पूरा ही लगेगा। अब तुम 11th के हो तो तुम्हें तो क्या है, चैप्टर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कभी 2 चैप्टर कभी 4 चैप्टर। लेकिन अब ये 12th वाले तो पूरे सिलेबस के साथ है, तो मतलब इनको 100+ चैप्टर्स का रिवीजन लगेगा। तो 100+ चैप्टर का रिवीजन एक दिन में तो होने वाला नहीं है। तो तुम अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा महीना लग जाता है इसको रिवाइज करने में। आ रहा है समझ में? तो इसलिए तो वो सर टाइम ये मिल रहा है उनको रिवीजन करने के लिए। हाँ बोलो। रिवीजन में कौन से क्वेश्चंस करना और कितने करना। और ऐसा कुछ नहीं है कितने करना, कौन से करना। एक्चुअली रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा थ्योरी पार्ट, फॉर्मूले, रीमार्क्स, हाइलाइट्स और प्रूफ ये होने चाहिए। अब तुम अगर क्वेश्चंस भी करते हो तो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। तो क्वेश्चंस को करने से क्या होगा, अप्रोचेस क्रिएट होती है। तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो तुम्हें और बूस्ट करेगा। पर तुम्हें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि टाइम है कि नहीं। तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि कौन से क्वेश्चन करना। तो वो सारे क्वेश्चंस करना जो तुमने 2 साल में प्रैक्टिस किए। तो सपोज तुमने शेंगे सॉल्व किया, डीपीपी सॉल्व किया, विकास गुप्ता सॉल्व किया, बंसल सॉल्व किया। तो जो तुमने पिछले 2 साल में या तुमने अपनी जिंदगी में जेई मेन एडवांस को लेकर फाउंडेशन या 11th-12th जब भी कोई सॉल्व किया, तो वो सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना। और कितने करना उसका तो कोई एंड ही नहीं है, जितने करोगे रिजल्ट उतना बढ़ता जाएगा। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि मिनिमम कितना करना चाहिए। तो मिनिमम ऐसा देख लो कि शेंगेज और डीपीपी वो तो रिवाइज करना चाहिए। इसके अलावा किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं है। पर एटलीस्ट डीपीपीज और शेंगेज का रिवीजन तो पूरा पूरा होना चाहिए। एनीथिंग एल्स? ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स में है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 कि नंबर की अगर पावर है, नंबर की पावर है और बेस को भी पावर है। तो नंबर की भी पावर है और बेस की भी पावर है, तो कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि जो नंबर की पावर है वो न्यूमरेटर में आती है और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में जाती है। तो जो नंबर की पावर है वो न्यूमरेटर में आती है और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आती है।
तो वो सारी कंडीशंस अभी भी चल रही है। लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एग्जांपल जैसे 1024 टू द बेस 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 रेज़ टू 10 टू द बेस 2 का स्क्वायर। तो जो 10 होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 10/2 log 2 टू द बेस 2। ये किसी का माइक ऑन है तो ये 1 हो जाएगा और 10/2 इज 5। तो इसका मतलब है log 1024 टू द बेस 4 कितना हो गया 5। इसका ये मतलब है कि 4 की पावर 5 होगी तो 1024 आएगा। नेक्स्ट है नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम्स का मतलब होता है जिसका बेस ई हो। नेचुरल लॉगरिथम्स का मतलब होता है जिसका बेस ई हो। ई मतलब नेपियर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी कहीं से निकाली है इन्होंने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ई एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू जो निकाली है वो रैशनल नंबर से यूज करके निकाली है। तो वो कभी और बताऊंगा मैं, ये चैप्टर के लास्ट में आ जाएगा। तो ये चैप्टर के एंड में बताऊंगा कि ई एक रैशनल नंबर है। ई एक रैशनल नंबर है पर इसकी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर्स को यूज करके निकाली गई है। और e इज नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट। e की जो वैल्यू होती है वो 2.717 से बड़ी और 2.8 से छोटी है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.718 डॉट 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 है। और तुम कभी भी ना, कभी भी अगर मान लो वैल्यूज याद करनी है तो 3 डेसिमल तक याद कर सकते हो, पर मिनिमम 2 डेसिमल तक तो तुम्हें पता होनी चाहिए। 3 डेसिमल तक कर सकते हैं क्योंकि जब तुम इंजीनियरिंग में जाते हो ना, तो इंजीनियरिंग में मिनिमम 4 इंजीनियरिंग में जो होता है वो मिनिमम 4 डेसिमल तक किया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग में जो काम किया जाता है वो 4 डेसिमल तक, तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रहता है तो उसमें 4 डेसिमल तक लेते हैं। पर अपना मेंस एडवांस है तो अपना 2 डेसिमल तक चल जाता है। पर 3 डेसिमल तक किया ना तो तुम्हारा क्या होता है, कई बार क्या अप्रोक्सीमेशन मारना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेशन मारेंगे तीसरी डिजिट का तो वो दूसरी डिजिट पे जाएगा, इसलिए तो कम से कम 2 डेसिमल तो याद होनी चाहिए। तो ई की वैल्यू जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 2.718 एंड डॉट डॉट डॉट। ई एक इरेशनल नंबर है। इसको लिखने के दोनों ही तरीके हैं। यहाँ पे मैंने क्यू को क्रॉस कर दिया मतलब इरेशनल, यहाँ एप्सिलॉन को क्रॉस कर दिया मतलब ई डज नॉट बिलोंग टू रैशनल। तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, तो दिस मींस ई बिलोंग्स टू इरेशनल। ई अगर रैशनल से बिलोंग नहीं करता तो इरेशनल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अगर कभी log 2 टू द बेस e लिखा तो उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ln2। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, तो इसको ln2 भी लिख सकते हैं। ऐसा सिर्फ एडवांस में चलता है, ऐसा एडवांस में चलता है, ऐसा मेंस में नहीं है और ऐसा 12th बोर्ड में भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि अगर सपोज मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है तो एडवांस क्या लिखेगी ln mod x प्लस सी। जेई मेन क्या लिखेगा log mod x प्लस सी। बोर्ड क्या लिखेगा log mod x प्लस सी। तो एक्चुअली फंडा क्या है कि, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो अगर मान लो LOG लिखा है तो log लिखा है तो एडवांस में इसका बेस होता है 10। एडवांस में इसका बेस होता है 10। जेई मेन में बेस होता है ई, 12th बोर्ड में बेस होता है ई। अगर ln लिखा है तो एडवांस में इसका बेस होगा ई, मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता और 12th बोर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे वाले में तुम्हें हमेशा log और ln जब भी दिखेगा तो बेस ई होगा, log जब दिखेगा तो बेस 10 होगा। तो मैं जितना भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यानी मेरे जो नोट्स हैं, मेरी जो फॉर्मूला बुक है, तो वो सब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नोट्स जो भी नोट्स हैं वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एडवांस के। ओके, नेक्स्ट कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे ln2, तो ln2 की वैल्यू होती है 0.693। ln10 इसकी वैल्यू होती है 2.303। log2 इसकी वैल्यू होती है 0.4771। log3 0.7, नहीं अरे यार, log2 इज 0.3010, 0.3010। log3 0.4771। तो log 3 और log 5 अगर पूछा तो वो निकाला जा सकता है कैसे,
log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2, और log 10 होता है 1, log 2 हो जाएगा 0.3010, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.699। तो कई बार ऐसे वैल्यू डिराइव की जा सकती है, पर ये स्टैंडर्ड है, इनको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो और ये तुम्हें याद होनी भी चाहिए। सो log 2 0.3010, log 3 0.4771। नेक्स्ट है फंडामेंटल। हाँ बोलो। log 7 log 7 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है log 7, और अगर ये यूज होता होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर यूज भी होता है ना तो वो लोग वैल्यू देते हैं कि log 7 क्या होगा, है ना। बाकी इसको log टेबल से भी निकाला जा सकता है। ओके, सो फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी कहती है a raised to log of n to the base a। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों बेस सेम है, तो अगर दोनों बेस सेम है तो नंबर नीचे आ जाएगा, तो नंबर नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n। तो दोनों बेस सेम है तो नंबर नीचे आ जाएगा, बट मेक श्योर कि कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होना चाहिए। लॉग के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 raised to log of 3 to the base 2 है, तो देखो दोनों का बेस सेम है, लॉग के आगे कोफिशिएंट 1 है तो नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे 2 raised to माइनस log of 7 to the base हाफ है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 raised to माइनस log of 7 to the base 2 raised to -1। ये -1 बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, तो log 7 to the base 2, फंडामेंटल आइडेंटिटी 7। नेक्स्ट e raised to x ln a, e raised to ln x, e raised to x ln x। तो इस पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e raised to ln a raised to x, और दोनों का बेस सेम है तो a raised to x नीचे आ जाएगा। इस पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाई, x आ गया। तीसरे वाले पे फंडामेंटल आइडेंटिटी e raised to ln x raised to x, तो ये x raised to x आ जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम अगर नोटिस करोगे तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, बेस जो है वो कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें बेस कांस्टेंट, बेस वेरिएबल है पर पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। ये ज्यादातर यूज होगा कैलकुलस में, तो इसलिए अभी बता के चल रहा हूँ। यहाँ पे इतना यूज नहीं होगा, पर कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होगा, लिमिट्स वगैरह में निकालने में काफी काम आता है, एमओडी में डिफरेंशिएशन करने में काफी काम आता है। नेक्स्ट है बेस चेंजिंग थ्योरम। क्यों, अगर मान लो कोई बेस दे रखा है और बेस हमें पसंद नहीं आया, लॉग का बेस है ना, तो बेस पसंद नहीं आया तो अपन बेस चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। तो log m to the base n, log m to the base n। अच्छा, पीयूष जैन ने वैल्यू बताई है, log 7 की वैल्यू है 0.845, log 7 की वैल्यू 0.845, पर ये मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद यूज होता होगा। ओके, नेक्स्ट है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो log m to the base n, तो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहती है कि जो log के सामने लिखा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो log के बेस में लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो log के सामने लिखा है वो न्यूमरेटर में, और जो log के बेस में लिखा है वो डिनोमिनेटर में, और इस दोनों को बेस कोई सा भी दे सकते हैं, तो बेस b दे दिया, बट बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि लॉग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बेस अपन ने दिया तो नेगेटिव दे दी, 1 दे दिए, नॉट पॉसिबल। तो वो लॉग की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो लॉग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बाकी तो वो चल ही रहा है कि लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1।
अच्छा, यहाँ से भी एक और चीज एक्सप्लेन होती है, बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। देखो बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, log m टू द बेस 1, तो ये log m टू द बेस b, नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln m अपॉन ln n। ये ln लिखना बहुत इजी जाता है, तो मैंने बेस e ले लिया एक तरह से, तो मैंने बेस क्या लिया, e लिया, तो ln लिखना इजी जाता है। नेक्स्ट, तो अब देखो अगर ये बेस 1 है तो ये ln 1 हो जाएगा, और ln 1 0 होता है, ln 1 0 होता है, और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इसके जो रिमार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिमार्क, log a टू द बेस b log b टू द बेस a, तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ln a अपॉन ln b, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई, ln b अपॉन ln a, तो ln a कैंसिल, ln b कैंसिल, तो कितना आ गया 1 1। अब तुम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये बेस ये नंबर से कैंसिल हो गया, और ये नंबर ये बेस से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा। तो इस तरह से भी तुम ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ से एक और अच्छा रिजल्ट मिला, log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, तो ये बस क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले गए, इसको डिनोमिनेटर में ले गए। तो अब तुम इसको कैसे याद रखोगे, तुम याद रखोगे कि कभी भी अगर नंबर बेस इंटरचेंज करना है, तो कभी भी अगर नंबर बेस इंटरचेंज करना है तो डिनोमिनेटर, एक मिनट ना, कचरा फेंकने की गाड़ी आएगी, निकल गई तो कचरा अटक जाएगा, नहीं तो। ओके, तो अगर गाड़ी आ गई तो मेरे को जाना पड़ेगा बाहर कचरा फेंकने, है ना, तो मैं बोल दूंगा जब भी रहा तो। ओके, सो तो देखो कभी भी अगर नंबर बेस इंटरचेंज करने, तो नंबर बेस इंटरचेंज करने तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कभी भी अगर नंबर बेस इंटरचेंज करने तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर log 3 टू द बेस 2 है और मुझे नंबर बेस इंटरचेंज करना है, तो ये log 2 टू द बेस 3, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। थर्ड, log a टू द बेस b log b टू द बेस c log c टू द बेस d, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेस चेंजिंग थ्योरम, तो पहले वाले को ln a अपॉन ln b, किसी का माई कौन है, तो ln a अपॉन ln b अपॉन ln c इंटू ln c अपॉन ln d, तो ln b कैंसिल, ln c कैंसिल, तो ये आ गया ln a अपॉन ln d, फिर से बेस चेंजिंग थ्योरम, तो log a टू द बेस d, तो ये आ जाएगा log a टू द बेस d। अब तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते थे, ये b भी कैंसिल हो गया, ये c कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर a बचा इधर d बचा, तो इधर a बचा और इधर d बचा, तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते थे तुम, ठीक है। नेक्स्ट है a raised to log of b to the base c, a raised to log of b to the base c, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये a और b ये इंटरचेंज कर सकते हैं, ये a और b इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा b रेज टू log of a to the base c। इसका प्रूफ भी है, तो a रेज टू log of b to the base c, इसको लिख सकते हैं a रेज टू log of b to the base a into log of a to the base c। ये कौन सा फंडा यूज किया मैंने, ये बेस और नंबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, रह जाएगा b और c, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे लगा दी फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी कैसे, ये दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है तो नंबर नीचे आ जाएगा, तो b नीचे आ जाएगा और log a टू द बेस c रह गया, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए कि इस तरह से बेस a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरह से a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है
सिंप्लीफिकेशंस, फिर क्वेश्चंस रहते हैं लॉग के, सिंप्लीफाई करो। तो जैसे 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस जेड एक्स। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। तो लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो ठीक है, तो अपन इसके बेस सेम बनाते हैं। तो बेस कैसे सेम बनाएंगे? तो मैं देख रहा हूँ तीनों में एक्स वाई जेड है, तो तीनों में एक्स वाई जेड है, तो तीनों बेस में जा सकते हैं। पर वो कैसे जाएगा? बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम, नंबर बेस इंटरचेंज कर दो। तो जब नंबर बेस इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लॉग एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड, लॉग वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, लॉग एक्स जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। अब तीनों का बेस सेम है, अब तीनों का बेस सेम है, तो अंदर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेस विल रिमेन सेम। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर प्रॉपर्टी 2 आगे आ जाएगा, log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। फिर से प्रॉपर्टी, नंबर बेस सेम है तो 1 हो जाएगा, तो बाहर से जो 2 है वही बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्या हो गया? ये सिंप्लीफाई किया हमने एक तरह से लॉग को। नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि x की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। पर कभी भी जब आंसर करते हो लास्ट में सबट्रैक्ट करना। थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी जब कोई सॉल्व करते हैं, तो जब भी कभी सॉल्यूशंस निकालते हैं तो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहिए, लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है log बेस पाई, log बेस 2, log बेस 7। अच्छा, तुम्हें ये log समझ में आना चाहिए पहले तो। कभी भी ध्यान में दो कि log जब भी रहता है तो उसके साथ वो तीन चीजें आनी ही आनी है, नंबर, बेस और पावर। लॉग ये तीनों के बिना आ ही नहीं सकता, तो लॉग तीनों के साथ आएगा ही आएगा, नंबर, बेस एंड पावर। तो देखो, ये जो बाहर वाला लॉग है, ये बाहर वाले लॉग के लिए नंबर हो गया ये पूरा, तो बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा हो गया नंबर, और ये हो गई बेस, और ये हो गई उसकी पावर। ठीक है, फिर जो अंदर वाला लॉग है उसके लिए नंबर हो गया ये, तो उस वाले के लिए नंबर हो गया ये, और बेस हो गई ये। ठीक है, फिर और फिर उसके जो अंदर लॉग है तो उसके लिए नंबर हो गया x और बेस हो गई 7। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो बाहर वाले को हटाते जाओ। तो देखो बाहर वाले को कैसे हटाएंगे? तो ये जो बाहर वाला है तो इसके लिए ये नंबर हो गया, ये बेस हो गई, ये पावर हो गई। तो log ऑफ x टू द बेस 7 2, ये हो गया नंबर, इज इक्वल टू बेस रेस टू पावर पाई रेस टू 0, वो हो गया 1। अब फिर से वही क्वेश्चन बन गया, अब ये वाला लॉग हटेगा, तो इसके लिए ये नंबर हो गया, ये बेस हो गई, ये पावर हो गई। तो log x टू द बेस 7 इक्वल टू 2 रेस टू 1। तो मैं कर क्या रहा हूँ? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ। मैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, तो 7 स्क्वायर, तो ये आ गया 49। 49 पर चेक कर लो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि x अगर 49 रखा विच इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव तो क्वांटिटी इज मीनिंगफुल, तो यानी रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, वो तुम नोट्स में से देख लेना क्वेश्चंस वगैरह। नेक्स्ट है ट्राइकोटॉमी। ट्राइकोटॉमी का मतलब होता है कंपैरिजन विच इज ग्रेटर। तो log पाई टू द बेस 3, log 3 टू द बेस पाई, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखो फंडे लगाते हैं तो फंडे लगाते हैं। ओके, तो फंडे लगाते हैं। अब log पाई टू द बेस 3, तो 3 की क्या पावर हो जिससे पाई मिलेगा? तो 3 की क्या पावर है जिससे पाई मिलेगा? तो अगर ये log 3 टू द बेस 3 होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पाई है, तो इसका मतलब है पाई 3 से बड़ा है, तो पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। नेक्स्ट log 3 टू द बेस पाई, तो अगर ये log पाई टू द बेस पाई होता तो 1 होता, लेकिन 3 पाई से छोटा है, तो यानी छोटा है, तो ये क्वांटिटी भी 1 से छोटी हो जाएगी, तो ये पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसका मतलब है log 3 टू द बेस पाई 1 से छोटा है, log 3 टू द बेस पाई 1 से छोटा है, और log पाई टू द बेस 3 1 से बड़ा है, तो दिस विल बी ग्रेटर।
तो ये बड़ा आएगा, ठीक है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन था कि 3 रेज टू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 27 और 2 रेज टू लॉग 2 टू द बेस 4। तो इसमें प्रॉपर्टी, तो लॉग 3 टू द बेस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर बेस की पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये 3 रेज टू 1/3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, 2 रेज टू 1/2 log 2 to the base 2, log 3 to the base 3 1, log 2 to the base 2 1, तो 3 रेज टू 1/3, 2 रेज टू 1/2। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि बच्चे को लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414, ये है क्यूब रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता है उसको 1.732, 1.732। तो अब क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.732 है तो क्यूब रूट जो भी होगा वो 1.732 से तो छोटा ही होगा, लेकिन वो 1.414 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो 1.732 से छोटा होगा, लेकिन 1.414 यानी √2 से बड़ा है कि छोटा है, फिर वो कंफ्यूजन आ गया। तो बच्चे को लगता है कि क्यूब रूट है, ठीक है, ज्यादा ही नीचे जाएगा तो छोटा ही होगा। पर मैथ्स ऐसे फीलिंग से नहीं चलता ना, तो ये कोई मेहंदी का कोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे लॉजिक देना ही पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या करो, रेस टू 6 कर दो, तो 3 रेस टू, तो दोनों तरफ 6 कर दिया, तो दोनों तरफ 6 कर दिया, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का क्यूब, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, तो यानी ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत पावरफुल चीज है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, एक्यूरेटली सॉल्व करती है, फास्ट सॉल्व करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ग्राफ कैलकुलस में ज्यादा दिखाई देगा। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, वही कंडीशन, x should be greater than 0, base is greater than 0, not equal to 1, y is a power which can be real number। तो देखो, तो बेस अगर 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, और बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड है कि 0 से बड़ा होगा ही होगा। ये x एक्सिस को कट कहाँ करेगा? जब x 1 होगा तो y 0 आएगा, जब x 1 होगा तो y 0 आएगा। ये x की वैल्यूज है और इधर y की वैल्यूज है। नेक्स्ट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर मान लो देयर इज अ x1 एंड देयर इज अ x2, तो x1 पे जो वैल्यू आएगी और x2 पे जो वैल्यू आएगी, तो x1 पे वैल्यू कितनी आएगी? log x1 टू द बेस a, x2 पे वैल्यू कैसी आएगी? log x2 टू द बेस a। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, किसी का माइक ऑन है, तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो वैल्यू भी log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a। तो अब तुम कैसे ध्यान रखोगे, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो दोनों तरफ अगर log लगाया, दोनों तरफ अगर log लगाया और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अगर दोनों तरफ log लगाया और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। एक मिनट ना, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ये युगेंद्र तुम्हारा माइक ऑन है?
ओके तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और बेस अगर 1 से बड़ा है लॉग का, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। फिर से ये x1 है, ये x2 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, पर जो log x1 टू द बेस a और log x2 टू द बेस a, तो x1 इज लेस देन x2, तो अगर बेस 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो तुम अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हो? पहली चीज, x1 x2 में जो इनइक्वालिटी है, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो log लगाने के बाद इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स मतलब log हटाने के बाद में भी बेस अगर 1 से बड़ा है तो log हटाने के बाद इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि log हटाने के बाद में बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब तुम्हें जनरल बताता, जनरल मतलब थ्रू आउट मैथमेटिक्स, थ्रू आउट मैथमेटिक्स अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो इनइक्वालिटी इनपुट में है वही इनइक्वालिटी आउटपुट में रहेगी, यानी इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू गिर रही है, तो अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर मुझसे कोई पूछे log x टू द बेस 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा होगा, तो शक्ल ऐसी दिखेगी। अगर कोई मुझे पूछे log x टू द बेस 3 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा, शक्ल वैसी ही दिखेगी। अगर कोई मुझे पूछे ln x का ग्राफ कैसा होगा, तो वो ऐसा ही होगा, शक्ल ऐसी ही दिखेगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं तीनों को एक ही बार एक ही जगह प्लॉट करूं तो कैसा दिखेगा? तो वो एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है कि अगर तीनों को एक ही जगह प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये आना चाहिए अपने को। तो देखो, तो log x टू द बेस 2 का ग्राफ ऐसा होगा, log x टू द बेस 2 का ग्राफ ऐसा होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, तो log x टू द बेस 3 का कैसा होगा? तो या ऊपर तो नहीं होगा इसके, क्योंकि अगर ऊपर होगा तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो या तो ग्राफ नीचे होगा या ग्राफ ऊपर होगा। तो अब देखना ये है कि ऊपर है कि नीचे है। तो उसका एक तरीका है, तो मैंने क्या किया, x को 8 ले लिया, तो log 8 टू द बेस 2 और log 8 टू द बेस 3। log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और log 8 टू द बेस 3 की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर ये 9 होता तो 2 होता, पर ये तो 8 है, तो यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वैल्यू कम आ रही है। तो वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब log x टू द बेस 3 का ग्राफ नीचे होगा। अब डायरेक्ट बेस बढ़ने पे ग्राफ नीचे जाता है, बेस बढ़ने पे ग्राफ नीचे जाता है। तो सोचो ln x का ग्राफ कहाँ होगा? ln x का ग्राफ बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ln x बेस 2.718 है और वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो ln x का ग्राफ उसके बीच में आ जाएगा। तो बेस बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अब आता है पीछे की तरफ क्या होगा? तो पीछे की तरफ उल्टा हो जाएगा। तो ये तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट, इसको नहीं तो तुम्हें कंपैरिजन करना है तो कोई एक नंबर लेके भी कर सकते हो, 8। तो 8 पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 8 पे इसकी वैल्यू आएगी log 8 टू द बेस 3 और इस पे आएगी ln 8 और इस पे आएगी log 8 टू द बेस 2 विच इज 3। तो ये 3 होगा और ये 7.29, 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, और ये तो 2 से छोटा होगा। log 8 टू द बेस 3 तो 2 से भी छोटा होगा, है ना। नेक्स्ट है a raised to x। तो a raised to x का ग्राफ वही सेम फंडा, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, और बेस अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग। फिर वही फंडा, अगर x1 लेस देन x2, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम,
बेस अगर 1 से छोटी है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, बेस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स अगर बेस 1 से छोटा है तो। नेक्स्ट, कभी भी जब आंसर करते हैं हमेशा डोमेन में रह के करते हैं, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल क्वेश्चन मीनिंगफुल रहना चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन मीनिंगफुल रहना चाहिए। तो अब मेरे को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसका ये मतलब है कि x की कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, x की कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, तो लॉग हटाएंगे, तो लॉग हटाया तो 5x - 1 3⁻�0, तो बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो 5x - 1 टू द बेस 5x - 1 इज लेस देन 1। लेकिन लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो भी तो ध्यान में रखना है। तो लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब x पे पहुंचेंगे तो तीनों तरफ 1 ऐड कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्या बता रहा है, ये वो x की वैल्यूज है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये वो क्वेश्चन है, वो x की वैल्यूज है जिसके लिए ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। कभी भी प्रैक्टिस में रहे ना तो ज्यादा क्वेश्चन इनइक्वालिटी के सॉल्व करने चाहिए, ये डिफिकल्ट जाता है। पूरे मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक। पूरे मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। उसका रीजन है क्योंकि इनइक्वालिटी कोई एक अकेला चैप्टर नहीं है, इनइक्वालिटी कई चैप्टर्स में यूज होता है, जैसे लॉगरिथम्स हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वहां पे भी इनइक्वालिटी आती है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में AMGM इनइक्वालिटी आती है, फिर कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी आती है, फिर फंक्शन चैप्टर में रेंज निकालते हैं तब इनइक्वालिटी आती है, फिर एरिया अंडर द कर्व में इनइक्वालिटी आती है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसके अंदर इनइक्वालिटी आती है। तो इनइक्वालिटी इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाता है। डिफिकल्ट से मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट चीजें आती हैं तो तुम्हारा रिजल्ट और उठता है, मतलब रैंक बढ़ती है उससे। तो क्योंकि ऐसे फिर एवरेज बच्चों को नहीं जमता वो, तो एवरेज बच्चों को नहीं जमता तो जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चन जमेगा तो उसका रैंक बढ़ेगा, ऐसा रहता है फंडा। ठीक है, तो 3 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का ब्रेक है ना, तो पानी भी लगा और 3 मिनट का ब्रेक।
अथर्व राठी सर, आपके पास 2D ज्योमेट्री की डीपीपीस की पीडीएफ है? हाँ है ना। कौन सी चाहिए तेरे को? अथर्व राठी कौन सी वाली, कौन से चैप्टर? पूरा 2D? अरे वो जो मैंने तुम्हें एडवांस की शीट दी है ना, वही है, सेम ही है वो डीपीपीस और वो शीट्स। मैंने तुम्हें एडवांस की शीट दी है ना 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही है, वो सेम है ना। हाँ, अगर तेरे को सॉल्यूशंस कुछ अटक रहे होंगे क्वेश्चंस वगैरह तो व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज देता सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के, शीट्स के नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ये अच्छे से सुनना, ये एक तो ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, दूसरा ये बोर्ड में तुम्हें आने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 13, 1324, 1.324, 0.1324, 0.001324, 132.4, 13.24, 13.24। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर है। तो इनमें खास बात क्या है? तो इनमें मतलब अलग अलग क्या है? अलग ये है कि कुछ नंबर हैं जो 1 से छोटे हैं और कुछ नंबर है जो 1 से बड़े हैं। तो एक्चुअली फंडा क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं लेकिन उसको भी ब्रेक कर दे रहे हैं बीच में 1 पे। तो कुछ 1 से बड़े और कुछ 1 से छोटे, कुछ 1 से बड़े और कुछ 1 से छोटे, ठीक है, कुछ 1 से बड़े और कुछ 1 से छोटे। और 1 का तो टेंशन नहीं है, क्यों, log 1 0 होता है ना। तो log 1 0 उसकी वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो, तो log 1 टू द बेस n भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो दो चीजें हो गई, 1 से छोटे और 1 से बड़े, पर पॉजिटिव ही है। अच्छा, क्या फर्क है 1 से छोटे और 1 से बड़े में भी? तो देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.324 इंटू 10⁻1, इसको लिख सकता हूँ 1.324 इंटू 10⁻2,
10⁻²। इसको लिख सकता हूँ 1.324 इंटू 10⁻3। इसको लिख सकता हूँ 1.324 इंटू 10⁻0। इसको लिख सकता हूँ 1.324 इंटू 10⁻⁻1। 1.324 इंटू 10⁻⁻, 2 3 4 -4। 1.324 इंटू 10⁻⁻, 1 2 3, तो -3। तो क्या फर्क है कि नंबर 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है? तो देखो, ये नंबर 1 से छोटे हैं, तो ये नंबर 1 से छोटे, तो इनकी जो पावर है वो नेगेटिव आ रही है, इनकी पावर नेगेटिव आ रही है। और जो नंबर 1 से बड़े हैं, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो जो 1 से बड़े हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, और एक कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि सारे मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो सब मैंने 1.324 लिखे हैं। तो सारे जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे 1.324 ही लिखे हैं। एक्चुअली फंडा ये होता है कि तुम कोई भी जो नंबर है उसको m इंटू 10⁻p की फॉर्मेट में लिख रहे हो। ये जो नंबर्स हैं इसको m इंटू 10⁻p की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो ये हो गया नंबर, ये हो गया m, और ये हो गया 10⁻p। अच्छा, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। m जो होगा वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। और p जो होगा वो इंटीजर होगा। p जो होगा वो इंटीजर होगा। अब इसको थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखो, ये सारी चीजें तुम अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी समझ में आए ना तो क्वेश्चन अटकेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो, कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है उसको m इंटू 10⁻p की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे किया। तो ये हो गया m, n नंबर n, ये हो गया m, और ये हो गया 10⁻p। ठीक है, m जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, p जो है वो इंटीजर होना चाहिए। नाउ टेकिंग लॉग। अच्छा, लॉग का बेस 10 रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लॉग टेबल है वो बेस 10 में है। अपनी जो लॉग टेबल्स हैं वो बेस 10 में है, इसलिए अपन इसका बेस 10 ही लेंगे। तो तुम्हारे पास लॉग टेबल्स वगैरह होंगी, है ना? तो या कई बुक्स है, कई बुक्स में पीछे लॉग टेबल दी रहती है, कई कई बुक्स में दिया रहता है, कईयों के पास पहले से होती है, या कई इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका बेस लेते हैं 10, क्योंकि हमारी जो लॉग टेबल्स है वो बेस 10 में दे रखी है। तो दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तो ये आ जाएगा log m प्लस log 10⁻p। तो ये log n इज इक्वल टू log m प्लस p आ जाएगा। ओके, ये सब हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली हो क्या रहा है, हम दो चीजें निकालना सीख रहे हैं। हम दो चीजें निकालना सीख रहे हैं कि नंबर दिया है तो पावर क्या होगी, नंबर दिया है तो पावर क्या होगी, और अगर पावर दी है तो नंबर क्या होगा। अच्छा, बेस का कुछ जरूरत नहीं है, बेस 10 है दोनों ही केस में। तो बेस 10 है, तो हो ये रहा है कि अगर मान लो नंबर दिया है तो पावर क्या होगी, और पावर दिया है तो नंबर क्या होगा। तो जब नंबर दिया है और पावर निकालनी है तो उसको बोलते हैं लॉगरिथम्स। तो वो लॉग, और अगर पावर दिया और नंबर निकालना है तो वो होगा एंटी लॉग, यानी इसकी रिवर्स प्रोसेस, लॉगरिथम्स की रिवर्स प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं एंटी लॉग। जैसे डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो दे आर रिवर्स प्रोसेस। या फिर ऐसे ले लो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो गए, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। तो उसी तरह से लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम। तो नंबर दिया है तो पावर निकालो, पावर दी है तो नंबर निकालो। तो वहां जा रहे हैं हम लोग। तो मैं पहली चीज सिखा रहा हूँ, मैं पहली चीज सिखा रहा हूँ, जब नंबर दिया है तो पावर निकालो। 1 मिनट, मैं पानी पी लेता, 1 मिनट पानी पी लेता।
ठीक है, तो हम लोग दो चीज निकालना सीख रहे हैं। जब नंबर दिया है तो पावर क्या होगी, तो यानी लॉगरिथम्स, और जब पावर दी है तो नंबर निकालो, तो वो हो गया एंटी लॉगरिथम्स। एंटी लॉगरिथम्स। ठीक है, ओके। तो अब जब नंबर दिया है तो हम ये पावर निकालना सीख रहे हैं। तो जब नंबर दिया है तो ये हम लोग पावर निकालना सीख रहे हैं। तो देखो ना, ये n दिया है और ये पावर है, दोनों मिलके। एक मिनट ना, लॉगरिथम्स चैप्टर। एक मिनट, ओके। तो देखो, तो हम लोग दो चीजें निकालना सीख रहे हैं, लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स निकालना सीख रहे हैं। तो लॉगरिथम्स में नंबर दिया रहेगा, पावर निकालनी है, और एंटी लॉग में पावर दी होगी, नंबर निकालना होगा। तो देखो, तो जब नंबर दिया है और पावर निकालनी है, तो वो पावर दो चीजों से बनी है, लॉग एम और पी। पी जो है वो इंटीजर है और लॉग एम जो आएगा वो डेसिमल है। अच्छा, ये कैसे पता? क्योंकि m जो है वो 1 से 10 के बीच में है, तीनों तरफ लॉग लगाया, log 1, log m, log 10। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो log m लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में है, कोई क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब वो डेसिमल, पॉजिटिव डेसिमल है, पॉजिटिव डेसिमल है। ये जो इंटीजर पार्ट है इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, और जो पॉजिटिव डेसिमल पार्ट है उसको बोलते हैं मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक जो निकलेगा वो निकलेगा ऑब्जर्वेशन से, और मैंटिसा जो निकलेगा वो निकलेगा लॉग टेबल से। तो यहाँ पे आ गया काम लॉग टेबल का, तो यहाँ काम आ गया लॉग टेबल का। तो फिर से नंबर दिया है, पावर निकालो। पावर दो चीजों से मिलके बनी है, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन से निकलेगा, मैंटिसा लॉग टेबल से निकलेगी। तो सीखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक में भी दो केस हैं, जब नंबर 1 से बड़ा है और जब नंबर 1 से छोटा है। तो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक होगा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1, बिफोर डेसिमल -1। और नंबर अगर 1 से छोटा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है। तो करेक्टरिस्टिक होगा माइनस टाइम्स नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट +1। तो नंबर जब 1 से बड़ा होता है तो करेक्टरिस्टिक एक कम होके आता है,
और जब नंबर 1 से छोटा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक एक बढ़ के आता है। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, देखो अभी 13.24 है, तो 13.24 में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 13.24 में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो ये डेसिमल हो गया, डेसिमल के पहले डिजिट कितनी है? 1 2, तो 2 - 1 1। ये चीज यहां से भी निकाल सकते थे, जो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक ही है, ये जो 10 की पावर से वो कैरेक्टरिस्टिक ही है, क्योंकि ये सब m × 10⁻p m × 10⁻p m × 10⁻p m × 10⁻p की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए तो ये सब m × 10⁻p की फॉर्मेट में लिखे हैं, तो ये जो पावर्स है वो कैरेक्टरिस्टिक ही है। अब सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक, तो डेसिमल के आगे कितनी है? 1 2 3, तो एक कम हो जाएगा। फिर इसमें डेसिमल के आगे 1 2 3 4, तो एक कम हो जाएगा। फिर इसमें डेसिमल के आगे 1, तो एक कम हो जाएगा। फिर इसमें डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितनी जीरोस हैं उसका +1 एक बढ़ जाएगा, तो 1। या डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में 1 2 3, तो एक बढ़ जाएगा, 4 आ गया ना, -4 -1 -4। फिर नेक्स्ट वाले में कैरेक्टरिस्टिक, ये डेसिमल हो गया, ये सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, इसके बीच 1 2, तो एक बढ़ जाएगा, -3, तो -3। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ आएगा। तो मुझे सपोज log 5395 निकालना है, log 5395 निकालना है, तो हम दो चीजें निकालना सीख रहे हैं, log और एंटी लॉग, log और एंटी लॉग। तो log 5395 निकालना है मुझे, तो मेरी कॉमन सेंस ये बोल रही है कि अगर ये 1000 होता तो 3 आता, और अगर ये 10,000 होता तो 4 आता, लेकिन ये तो इसके बीच में है, तो इसका मतलब है आंसर जो भी होगा वो 3 से 4 के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। ये अपनी कॉमन सेंस की वजह से, पर अपन एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे। तो log 5395 निकालना है, तो नंबर दिया है, पावर निकालो, नंबर दिया है, पावर निकालो। तो पावर निकालने के लिए दो चीजें लगेंगी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक, तो डेसिमल के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, तो एक कम हो जाएगा, 3। मैंटिसा लॉग टेबल से निकालेंगे। मैंटिसा कैसे निकालते हैं? तो मैंटिसा निकलेगा टेबल से। तो मैंटिसा कैसे निकालते हैं? पहली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ले लो, पहली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ले लो, तो 5395। सपोज अगर क्वेश्चन में होता 539567, तो क्या होती? तो पहली 4 5395। अगर मान लो क्वेश्चन में होता 5395678997, तो भी पहली 4 ही होती 5395। अगर मान लो 539 होता तो फिर उस केस में होता 5390। अगर क्वेश्चन होता 53 तो होती 5300। अगर 5 होता तो होता 500, पर पहली 4, तो पहली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मैंने ले ली 5395 पहली 4 डिजिट, फिर उसमें क्या करेंगे? 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1, तो पहले 2 बनेंगी, फिर 1 फिर 1। ये लास्ट वाली एक्यूरेसी बढ़ाने के काम आती है। अब लॉग टेबल देखेंगे, तो लॉग टेबल में भी ध्यान से देखना, दो होती है, लॉग और एंटी लॉग। तो लॉग टेबल देखेंगे तो एक 53 आएगा, यहाँ पे पहली होगी, उसके अंदर 53 होगा कहीं पे। फिर इधर कॉलम्स बनी होंगी छोटी छोटी, तो यहाँ पे 9 होगा। तो ये 9 की कॉलम और 53 की रो में एक नंबर आएगा 7316। और इधर एक खोपचे में है ना, खोपचे का मतलब तो समझते होंगे तुम, पर ये जो खोपचा है ना, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कॉलम होगी, तो उसमें एक 5 होगा, तो 5 पे फिर वही एक नंबर देखेंगे, वो आएगा 4। तो दोनों को ऐड कर दो, 7316 + 4, तो ये आ जाएगा 7320, तो ये आ जाएगा 7320। पर मैंटिसा हमें पता है, मैंटिसा जो होता है वो पॉजिटिव डेसिमल होता है, पॉजिटिव डेसिमल, तो ये क्या होता है? 0.7320। तो आंसर इज 3.7320। तो ये आ गया आंसर कि log 5395 इज इक्वल टू
3.7320। इसका ये मतलब है कि 10 की पावर 3.7320 होगी, तो आंसर आएगा 5395। नेक्स्ट, अगर ये 539.5 होता तो ये 2.7320 आता। तो गजब की बात क्या है? गजब की बात ये है कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, तो मैंटिसा सेम रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है तो मैंटिसा सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा? करेक्टरिस्टिक। तो चेंज क्या होगा? करेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि डेसिमल की लोकेशन चेंज हो गई। तो डेसिमल की लोकेशन चेंज होगी तो चेंज हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं हो रही, तो यानी मैंटिसा सेम रहेगा। तो लॉग 53.95 क्या होगा? 1.7320। लॉग 5.395 क्या होगा? 0.7320। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, लॉग ऑफ 0.05395 क्या होगा? तो इसका करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है? बार करके लिखना पड़ता है। बार से मतलब, अब इसकी करेक्टरिस्टिक है 2, तो ये हो जाएगा 2 बार 0.7320। 2 बार 0.7320। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो रियल नंबर्स में होती है। तो ये रिप्रेजेंट है फिर, तो वैल्यू है 2 बार। तो 2 बार प्लस 0.7320 मतलब -2 प्लस 0.7320 मतलब -1.38 या 268 है, 268, हाँ 2680। तो वैल्यू हो जाएगी -1.2680। समझा? तो सिग्निफिकेंट डिजिट अगर सेम है तो मैंटिसा सेम रहेगा, पर डेसिमल की लोकेशन चेंज हो रही है तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब नेक्स्ट आता है एंटीलॉग। एंटीलॉग मतलब उल्टा, पावर देंगी, नंबर निकालो। तो कैसे बोलेगा? एंटीलॉग ऑफ, जैसे एंटीलॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 8। 2 क्यूब मतलब हो गया 8। अब मुझे ये लॉग टेबल से सीखना है। तो एंटीलॉग ऑफ, मान लो तुमसे पूछा 1.7320। अच्छा, बेस नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है बेस 10 होगा। अंडरस्टूड है बेस 10 होगा। तो इसका ये मतलब क्या है? 10 की पावर 1.7320, तो वैल्यू कितनी होगी? तो वही, तो हमें दो चीजें लगेंगी, करेक्टरिस्टिक मैंटिसा हेल्प करेंगे। तो ये हो गया। तो ये 1.7320 कौन है? पावर। ये है पावर, और पावर दो चीजों से मिलकर बनी होती है, करेक्टरिस्टिक मैंटिसा। तो 1 प्लस 7320, तो ये मुझे देगा डेसिमल की लोकेशन। करेक्टरिस्टिक देगी मेरे को डेसिमल की लोकेशन, और मैंटिसा मुझे देगा सिग्निफिकेंट डिजिट। अब सब उल्टा चल रहा है। उल्टा मतलब करेक्टरिस्टिक आई कहां से थी? डेसिमल लोकेशन से। मैंटिसा कहां से आया था? सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो अब सब उल्टा चल रहा है। तो करेक्टरिस्टिक मुझे देगा डेसिमल लोकेशन, और मैंटिसा देगा मेरे को सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैंटिसा 0.7320, तो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं। तो तुम एंटीलॉग टेबल देखोगे तो वो 0.73 रो आएगी, इधर 2 आएगा, तो इधर 5395 आएगा, इधर खोपचे में कॉलम होगी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, दोनों ऐड कर दो, 5395 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 5395। तो ये आंसर आ जाएगा 5395। ये आई सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आई सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक पे। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना है? इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, यानी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो नंबर 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक, ये देखो, नंबर अगर 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक एक कम होके आता है। तो यानी ये 1 है, ये 1 आया है, तो मतलब 2 रही होंगी, तो ये हो जाएगा 53.95। 53.95, ठीक है। बाकी वीडियोस में देखना, वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है, तो तुम बार बार देख सकते हो, है ना। तो फिर एंटीलॉग ऑफ 2.7320 क्या होगा? तो देखो,
ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मेंटिसा, ये हो गया मेंटिसा। मेंटिसा देगा सिग्निफिकेंट डिजिट 5395। कैरेक्टरिस्टिक 2 है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब नंबर 1 से बड़ा रहा होगा, 1 से बड़ा रहा होगा तो एक ज्यादा, तो 539.5, तो ये आ जाएगा 539.5। ये कॉमन सेंस भी है, 10⁻².7320 है, तो आंसर जो भी होगा वो 100 से बड़ा और 1000 से छोटा होगा। आंसर जो भी होगा वो 100 से बड़ा और 1000 से छोटा होगा। अब एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ -1.2680 दे दिया। अब बच्चा गलती क्या करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है, पर नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं -1.2680 को ब्रेक करता हूं तो ये -1 -0.268 आएगा, तो ये मेंटिसा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेंटिसा तो पॉजिटिव डेसिमल होती है, क्योंकि मेंटिसा तो पॉजिटिव डेसिमल होती है। तो क्या करूं मैं, तो इसमें करेंगे अपन +1 -1, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 0.7320 और ये बन जाएगी -2। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मेंटिसा। क्यों? क्योंकि मेंटिसा इज पॉजिटिव डेसिमल। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 बार 0.7320, 2 बार 0.7320। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5395। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, -2। -2 का मतलब है कि एक बढ़ के आया है, तो यानी एक ही जीरो होगा, तो आंसर आएगा 0.05395, 0.05395। फिर एक मेंस एडवांस के लेवल, तो मेंस एडवांस का लेवल क्या कहता है, तो मेंस एडवांस का लेवल कहता है कि मान हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻100, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 2⁻100 का मतलब है 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अब 2 को अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पागल हो जाओगे, तो फिर डिजिट कौन निकलते बैठेगा, तो लॉग बहुत इजीली कर देगा। देखो कैसे, n इज इक्वल टू 2⁻100, तो log n इज इक्वल टू 100 इंटू log 2, तो ये हो जाएगा log 2 होता है 0.3010, तो ये हो जाएगा 30.10, तो log n इज इक्वल टू 30 प्लस 0.10। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये log ऑफ n है, मतलब ये जो है वो पावर है, और पावर दो चीजों से मिलकर बनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल की लोकेशन बताता है, डेसिमल लोकेशन बताता है, तो यानी ये 30 कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब 31 डिजिट्स रही होंगी। एक कम होके आता है ना, एक कम होके आता है, तो 30 कैरेक्टरिस्टिक है, तो यानी 31 डिजिट्स रही होंगी, तो आंसर आ जाएगा 31 डिजिट्स। तो कितना जल्दी हो गया ना, तो आंसर आ जाएगा 31 डिजिट्स। एक लास्ट टॉपिक और है, सीरीज एक्सपेंशन। बाकी एग्जांपल्स वगैरह समझ ले तो वीडियो लेक्चर्स वगैरह में देख लेना। सीरीज एक्सपेंशन है ln1 प्लस x, तो इसका सीरीज एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स टू 4 डॉट डॉट डॉट, जो पावर वही डिनोमिनेटर में, जो पावर वही डिनोमिनेटर में, ln1 माइनस एक्स, ln1 माइनस एक्स, सारी माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू 4 डॉट डॉट डॉट, जो पावर वही डिनोमिनेटर में, जो पावर वही डिनोमिनेटर में, e raised to x 1x x square x cube प्लस प्लस प्लस, जो पावर वही फैक्टोरियल, जो पावर वही फैक्टोरियल। तो यहाँ पर x को 1 पुट कर दो तो e की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो ये e इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/120 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो तुम नोटिस करो ये इर्रेशनल नंबर है और ये सारे रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का एडिशन रैशनल नंबर ही होता है, तो रैशनल नंबर को यूज करके e की वैल्यू निकालिए। तो अगर तुम शुरू की 5-6 नंबर्स लोगे ना तो इसकी वैल्यू 2.718 डॉट 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 आ जाती है, शुरू के 5-6 नंबर लोगे तो 2.718 डॉट 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 आ जाती है। नेक्स्ट है e रेज टू माइनस एक्स, जगह माइनस एक्स रख दो, तो ऑड वाले सारे माइनस हो जाएंगे, सारे ऑड वाले माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट ए रेज टू एक्स, तो इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी से e रेज टू एक्स ln लिख सकते हैं, तो x की जगह x ln पुट करना है बस, तो x ln अपॉन 1 फैक्टोरियल x ln का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो e रेज टू एक्स की जो सीरीज एक्सपेंशन है
e रेस टू x की जो सीरीज एक्सपेंशन है उसमें x की जगह x ln पुट कर दो तो ये सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा, मतलब a रेस टू x का सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर इज कंप्लीट। तो कल मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज शुरू से स्टार्ट करूंगा पूरा। तो तुम्हें अभी समझ में आ गया रिवीजन कैसा चल रहा है, और ऐसा ही चलेगा टिल लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो रिवीजन इस तरह से ही चलेगा, ट्यूसडे टू सैटरडे सुबह 8 से 9:20, तो ट्यूसडे टू सैटरडे सुबह 8 से 9:20 तक, और ऐसे ही चलेगा जैसे लॉक का लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम थ्रू आउट पूरा सिलेबस इस तरह से चलेगा। टाइम में डिसाइड नहीं कर सकता कब तक है, 10 जनवरी 15 जनवरी, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब एनटीए ने डेट डिसाइड नहीं की तो मैं भी अच्छे से ले रहा, नहीं तो अननेसेसरी मुझे भगाना पड़ेगा। तो मैं भी ज्यादा भगा नहीं रहा, क्योंकि अब एनटीए जब टाइम डिसाइड कर देगा तो फिर मैं उस हिसाब से प्लान कर दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी तक हो जाएगा, है ना सर? वो कल टीओआई की ऐसी न्यूज थी सर कि एनटीए विल कंडक्ट वो जी, लाइकली है, वो लाइकली है likely। वो। हाँ, एनटीए ने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एनटीए के पास और भी एग्जाम्स हैं, मेंस एडवांस नहीं, तो एनटीए में है ना और भी एग्जाम्स हैं, तो वो उनकी 2020 की और भी एग्जाम्स पेंडिंग बची हैं, तो एनटीए अभी उन्हीं को कराने में बिजी है, तो इसलिए वो 2021 पे कमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया वो न्यूज वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ लाइकली बोला है, और वो लाइकली अपन भी बोल रहे हैं। ठीक है भाई, जनवरी में तो होने वाली नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हो जाएगी, तो वो तुम भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता, है ना। तो एनटीए जब तक नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं होता, है ना, बाकी के किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, देवेंद्र कायंदे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी लोगे क्या? क्यों नहीं लूंगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी अपने सिलेबस का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपना 5वां चैप्टर रहेगा, तो वो भी लूंगा ना मैं, क्यों नहीं लूंगा। लेकिन रोटेशनल सर्कुलर मोशन ये सब नहीं लूंगा, है ना। एंड अथर्व येवले सर, मेंस एडवांस में कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाले क्वेश्चन आते हैं क्या? सर आ मतलब भी सकते हैं, मतलब आप आ भी सकते हैं। रेशियोज हाँ बोलो, एंड के साथ ही लोगे क्या, ऐसा वो क्या? बोल रहा है कि आपका लिए आइडेंटिटीज और ये स्टार्ट नहीं नहीं, उसके साथ नहीं कर लूंगा, उसके साथ। नहीं वो अलग चैप्टर की तरीके से लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लॉगरिथम्स हो गया, अगला मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, फिर नेक्स्ट लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नेक्स्ट लूंगा सीक्वेंस सीरीज, फिर नेक्स्ट लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर उसके बाद वो उसी ऑर्डर में लूंगा जिस ऑर्डर में तुम्हें चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने, पूरा 100% उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स पढ़ाए। ठीक है, लेकिन मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, स्लो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है, तो टाइम बहुत है तो फिर इससे अच्छा है कि अच्छे से कर लेते हैं, है ना। अगर सर मुझे, आप हाँ बोलो। ट्यूसडे के जगह मंडे से ले सकते हो, लाइक मंडे टू नहीं नहीं सैटरडे। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंडे कई लोगों के टेस्ट वेस्ट रहते हैं, और मंडे को मेरे भी टेस्ट रहते हैं, तो इसलिए ट्यूसडे टू सैटरडे रखा। कुणाल अंगादी सर, जेई के पेपर में लॉक टेबल देंगे क्या? नहीं नहीं देंगे, वो अगर उनको लगा तो वो लॉक की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दे देंगे, पर अलग से लॉक टेबल नहीं देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स?